नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में एक धर्म के लोगों का पलायन रोकने के लिए भजनलाल सरकार कानून लेकर आने जा रही है और आज हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट को मंजूरी भी दी है और ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य होगा। और इससे पहले गुजरात में पहले से कानून है और कानून बनने के बाद सरकार अशांत और अल्पसंख्यक इलाकों को डिस्टर्ब एरिया एक्ट वहां पर घोषित कर सकेगी। नए कानून में 5 साल तक जेल हो सकती है। डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू होने के बाद अल्पसंख्यक इलाकों पर सरकार कई तरह के प्रतिबंध लगा सकेगी और इनमें 3 साल तक प्रॉपर्टी खरीदने बेचने पर रोक लगाने के साथ पूरे एरिया को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। सरकार की दलील है कि जनसंख्या असंतुलन और समुदाय विशेष की जनसंख्या के कारण सांप्रदायिक तनाव ना बढ़े, इसीलिए यह कानून लाया जा रहा है। कानून का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा, लेकिन इस मुद्दे को लेकर अब राजस्थान की सियासत गर्मा चुकी है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ अपना राजनीतिक एजेंडा लागू करना चाहती है और शांत क्षेत्रों में अशांति पैदा करना चाहती है। आखिर पूरा मामला क्या है डिस्टर्ब एरिया एक्ट और विपक्ष को क्यों इस पर आपत्ति है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। अपने खास मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हैं कि राजस्थान सरकार के मंत्री जोगराम पटेल और पीसीसी चीफ इस पर क्या कहते हैं, जरा बयान आपको दोनों सुनाते हैं। इस बिल में सरकार को यह अधिकार होगा कि अगर किसी एरिया में दंगे, भीड़, हिंसा, तत्समय कारणों से लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है अथवा जनसंख्यीय असंतुलन को प्रभावित करने वाला इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग होने पर उस क्षेत्र को विशेष डिस्टर्ब एरिया अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सके। संवैधानिक भाषा ये हो ही नहीं सकती। मैं ये कहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा कि सरकारी गुंडागर्दी को वैधानिक अमली जामा पहनाने का एक कुप्रयास है। तो सवाल यह कि राजस्थान के अंदर डिस्टर्ब एरिया बिल लाने की क्या वाकई में जरूरत है? क्या राजस्थान के अंदर जनसांख्यिकी जो असंतुलन है वो बढ़ रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो कितने समय से सब कुछ चल रहा है? कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं? और सवाल यह भी कि मौजूदा वक्त में तो डबल इंजन की सरकार है, क्या डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी ये सब कुछ अभी भी चल रहा है? इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुमित शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता प्रतीक सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष रावत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले सुमन जी आपसे ही, आखिर इस बिल को लाने की जो तैयारी सरकार कर रही है, क्या वजह है? ऐसा क्यों लग रहा है कि जनसांख्यिकी की असंतुलन राजस्थान के अंदर बढ़ रहा है या चीजें बदल रही हैं? क्या वजह है? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि इसको लेके जो विपक्ष ने बवाल मचाया है शुरुआती दौर में ही, ये एक दिन की कहानी नहीं है। कई सालों के अनुभव और अध्ययन के बाद जो जनसंख्या असंतुलन और कुछ डिस्टर्बिंग एरिया जहां से कुछ लोग का पलायन होना और कुछ लोगों का आके वहां पे आतंक का रूप देना, ये सारी चीजें हैं। कई जिलों की बात है, कोई एक जिले नहीं है। इन जिलों को चिन्हित किया गया और वहां के डेमोग्राफी को देखी जा रही है, जनसंख्या के असंतुलन को देखा जा रहा है। उसके बाद ये निर्णय हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि अभी आपको याद दिलाना चाहूंगी, आप लोग नए युग के पत्रकार हो, मुझे भैरव सिंह के शासन भी याद है। जब भैरव सिंह साहब यहाँ के राजस्थान के सीएम थे, तो जयपुर का एक उदाहरण देना चाहूंगी कि जयपुर के वॉल सिटी के अंदर उन्होंने थोड़े दिनों के लिए रजिस्ट्री पे रोक लगाई थी, क्योंकि उस समय से ही ये घटनाक्रम चल रहा है। कोई आज की नहीं कहानी है कि आज एकदम से हुआ और आज हम लोग इसको अब करने की बारी है। बातें बहुत हो गई। इस असंतुलन को संतुलित करना सरकारों का दायित्व होता है। उसके तहत ये किया जा रहा है। इसमें शोर मचाना या पर्टिकुलर एक दूसरे एंगल से देखना, असंवैधानिक कहना, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। क्षेत्र में शांति बनी रहे,
क्षेत्र में नहीं, कहा तो ये सद्भाव जा रहा है बना कि जो रहे, शांति बनी हुई है, जो डेमोग्राफी राजस्थान बिगड़े का नहीं है। भाईचारा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस एक्ट के आने के बाद वो टूट जाएगा? नहीं, क्यों टूटेगा इस एक्ट के बाद, बल्कि भाईचारा और स्ट्रांग होगा और अच्छे से होगा। क्योंकि इक्के दुक्के कहानियां आप लोग हम लोग सब सुनते रहते हैं क्षेत्रों में क्या होता है कि पर्टिकुलर एरिया का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आए दिन आप लोग भी दिखाते हो कि ये असंतुलन के कारण ही वहां की डेमोग्राफी बिगड़ी और डेमोग्राफी बिगड़ने से वहां पे अशांति फैली। तो अगर उसको सही किया जा रहा है तो इस पे आपत्ति यानी क्यों कि है, आप ये मुझे कहना समझ चाह में रही हैं नहीं कि आ रहा। राजस्थान के अंदर डेमोग्राफिक इम्बैलेंस बना हुआ है, ये पहले से बिल्कुल। चला रहा है, कब से? अच्छा, कुछ बताएंगे स्पेसिफिक टाइम पीरियड कि भाई ये इस समय से 90s इस समय तक? ये 90s से शुरू हुआ है, ये हाँ। अभी की बात नहीं है। प्रतीक हमारे साथी नए हैं, उस समय के नहीं है। मैं उस समय काम करती थी इसलिए मुझे मालूम है, मैं उस समय से राजनीति में हूँ। तो उस समय से एक समय ऐसा आया था, मैं तो राजधानी की बात कहूंगी, कि ये स्थितियां उसी समय से बदलने गई थी। तभी उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे भैरव सिंह साहब थे, तो उन्होंने कुछ समय के लिए रजिस्ट्री पे, खरीदारी पे, जमीनों के, उस पे उन्होंने प्रतिबंधित किया था। लेकिन फिर सरकारें बदलती है, एक्ट नहीं बना था, कानून नहीं बना था, इसलिए वो लंबे समय तक चल नहीं पाया और सरकारें आई और उसको बदल दी अपने तरीके से। तो इसीलिए पूरे सोच समझ के साथ, एक अच्छे एक्ट के साथ इसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आपको लगता है कि किस जिले के अंदर ज्यादा ऐसी चीजें, परिस्थितियां नजर आई हैं, या जहां पर डेमोग्राफिक इम्बैलेंस ज्यादा है? राजस्थान में बहुत कहां पर जगह है, ऐसा ज्यादा हुआ? बहुत जगह है। आप देखिए, अगर जयपुर की ही देखेंगे आप, वॉल सिटी की, हम जयपुर में बैठे हैं इसलिए जयपुर की बताती हूँ मैं। वॉल सिटी में बिल्कुल असंतुलन है। मेवात क्षेत्र में आप चले जाएं, वहां भी आपको नजर आएगा। भीलवाड़ा साइड में आप जाइए, वहां भी आपको नजर आएगा। ये समुदाय एकदम विशेष से को जब कुछ लेकर के क्या टारगेट है अब आपके जो नहीं है, कोटेशन है? समुदाय विशेष नहीं है, समुदाय विशेष नहीं है हाँ। ये। मैं इन बैलेंस ऑफ जनसंख्या, आबादी को लेके कह रही हूँ हाँ। कि किसी भी जाति या प्रजाति के लोगों की संख्या जब असंतुलित होती है तो वहां नहीं, ये सब किस लिहाज चीजें से? का थोड़ा सा सामना उसको है। बताइए ना, किस लिहाज से भाई? ये जो जिन इलाकों के बारे में आप बता रहे हैं, वहां हाँ, हाँ। समुदाय विशेष के लोग हैं, तो किस लिहाज से समुदाय अगर विशेष उनकी के लोग संख्या हैं बढ़ रही तो तो ये आप खतरनाक है? नहीं, वहां से पलायन हो रहा है ना, हाँ। दूसरे समुदाय के लोग पलायन कर रहे हैं। तो पलायन को रोकना हमारी सरकार का दायित्व है हाँ। कि आप पुराने लोग हैं, जो जड़ और जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वही पलायन कर जाएंगे तो फिर वहां की डेमोग्राफी क्या रहेगी, अच्छा, मैं क्या कुछ कुछ बचेगी आंकड़े भी वहां। दिखा रहे हैं, हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं जी, कि चौमू में, जयपुर जी, में, आप इस जी। आखिरी साल में जो पिछले साल था, वहां पर हाँ, भी मस्जिद के बाहर एक रॉड को आपने लेकर के जो देखा था बवाल होता क्या है। माहौल हुआ। अब आप ये जानिए कि अगर सरकार में, और आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जहां पर हिंदुओं को थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर के लिहाज से देखा जाता है, वहां पर भी अगर इस तरीके के हाथ चीजें हो रही हैं तो फिर एक्ट लाने की जरूरत क्या है भाई? जब डबल नहीं, इंजन मैं की समझी सरकार ना। रहने के बावजूद भी ऐसी चीजें हो रही हैं। नहीं, इसको रोकने के लिए जरूरी है ना, आपके खरीद फरोख्त के साथ ही शुरू होती है वहां के डेमोग्राफी को बिगाड़ने की और लोगों के पलायन को। तो पलायन के लिए आप एक्ट नहीं लाओगे, कानून नहीं लाओगे तो रुकेंगे कैसे? हर जगह पुलिस थोड़ी पहुंचेगी कानून व्यवस्था को। जो चोमू में हुआ, आपने देखा चोमू में क्या हाल हुआ, किस तरह से कितने सारे पत्थर और कितने सारे असले मसले सब आपको नजर आए। फिर वहां पुलिस को एक्टिव होना पड़ा। तो कानून को बनाने के लिए, सख्ती से लागू करने के लिए तो लाया जा रहा है। अभी तो आप उसको रोक नहीं सकते हो। कहीं दंगा हुआ, कहीं कुछ हुआ, वहां पहुंच गई, ठीक है, आम से मैंने वहां फोर्स पहुंची और वहां कार्रवाई हुई। ठीक है। लेकिन उसको समय के साथ रोका नहीं जाएगा हम्म। कानून के रूप में करके, तब तक बदलाव नहीं हो सकता है, तब ठीक तक है। सुरक्षा नहीं हो सकती है। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस बना हुआ है और इसको रोकने के लिए ही ये बिल लाने की तैयारी है प्रतीक जी। तो इसमें खराबी क्या है फिर? ये तो किसी समुदाय विशेष के लिए तो है नहीं, ये तो सभी समुदायों के लिए है। जहां पर जो अल्पसंख्यक होगा वहां पर उसकी सुरक्षा होगी। शुभेंदु भाई, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे कि 1990 से ये चीजें चालू हुई, और ये भूल गए कि कब तकरीबन तकरीबन 1990 से लेकर के आज तक, क्योंकि 90 से लेकर के 98 तक इनकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में भी 2 बार वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही, तीसरी बार सरकार है। तो अगर 1990 से लेकर के और अभी तक का अगर आप टाइम फ्रेम उठाएंगे तो अधिकतर समय बीजेपी की सरकार रही है। तो ये मतलब ये हुआ कि ये इनकी विफलता रही। दूसरी बात ये कह रहे थे कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर 2011 का आप सेंसस उठा लीजिए और अभी के अगर आप उठाएंगे आंकड़े, तो जो हिंदुओं की जो जनसंख्या वृद्धि, जो फर्टिलिटी रेट थी, उसके अंदर कमी आई है 1.4% की। और जबकि अगर मुसलमानों की या मुस्लिम समुदाय की अगर मैं बात करूं तो फर्टिलिटी रेट में कमी आई है 2% की, 2.0।
तो फर्टिलिटी रेट में लगातार कमी मुस्लिम समुदाय में आ रही है। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली, क्योंकि 1.9 है हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट और वो मुस्लिम्स की 2.54 है, तो वो थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन अगर डिक्लाइन की बात करेंगे, कमी की बात करेंगे, तो हिंदुओं से ज्यादा जो कमी है वो मुसलमानों में आई है, पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे बताइए कि जो संविधान का आर्टिकल, जो जो धारा है 300 ए, वो हमें अपनी संपत्ति का, हमारा जो है खरीदने बेचने, कहीं पे हक लेने की हमको अगर आजादी देती है, तो उसके उसके ऊपर जो अधिकार है, उसके ऊपर इस तरीके का कुठाराघात क्यों किया जा रहा है? भाई, कोई व्यक्ति अगर पूरे राजस्थान के अंदर कहीं भी रहता है, किसी भी जगह रहता है, और वो वहां से अगर बेच करके, अपना घर बेच करके कहीं और जाना चाहता है, कहीं और शिफ्ट होना चाहता है, तो सरकार उसके नहीं, लेकिन ऊपर वो पाबंदी परिस्थिति क्यों है ना लगा रही है? प्रदीप भाई, सरकार क्यों चाह रही है? लेकिन वो हाँ परिस्थिति जी। है ना, अगर दबाव में आकर डर के कारण अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को सस्ते दामों पर बेचने के लिए तैयार हो जाए, है ना, हम देखते भी हैं आप आजकल मुझे आप एक ये बात भूल बताइए, रहे हो पोस्टर लगे कि होते डर हैं। और शुभेंदु दबाव भाई, में आके। मैं सुन रहा था, देखिए अभी बीच में बोलने लगेगी। मैं नहीं बीच में प्रतीक, मैं बोलता नहीं आपको हूँ। रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसमें डर और दबाव भी जोड़िए। बेचने की नहीं इच्छा नहीं, किसी व्यक्ति की क्यों आपका अचानक हो जाती है आपका बरसों से रहते आपका हुए? आपका समय आए जब आप बोलिएगा, मैं आपके बीच में बोला नहीं था, तो आप सुनिए धैर्य से। ठीक है, डर और ओके। दबाव, मुझे आप एक बात बताइए, आप जबरदस्ती रोक रहे हैं। 8.5 लाख लोगों ने अपना पासपोर्ट पिछले 11 साल में सरेंडर कर दिया, उनको भी रोक लेते फिर। वो अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया, मतलब उन्होंने अपनी घर बार प्रॉपर्टी सब कुछ बेच करके वो विदेश में सेटल हो गए। तो क्या वो किसी डर से गए हैं? पहली चीज। दूसरी बात, आप मुझे बताइए कि क्या सरकारें तय करेगी कि कौन सा शांत एरिया है, कौन सा अशांत एरिया है? और अगर हिंदुओं का इतना ज्यादा इनको वो आ रहा है, तो आपको याद है पिछले 3 दिन से शंकराचार्य जी धरने में बैठे हुए हैं। उनके लिए इनकी सरकार से एक शब्द नहीं निकल रहा है। जो इनके जो हवा महल के जो विधायक है, वो बार बार हर बात में आकर के तो बयान देने लग जाते हैं, संत समाज से अपने आप को बताते हैं। उन्होंने आज तक शंकराचार्य नहीं जी के प्रदीप जो भाई, धरना है लेकिन उसके इसमें ऊपर एक इसमें बयान नहीं दिया। धार्मिक धार्मिक वाला तो कोई मामला ही नहीं है ना, ना ही किसी समुदाय क्या विशेष की धार्मिक बात की है। तो इसमें आप तो मुझे सीधी एक सी बात बात है कि बताइए जो भाई अल्पसंख्यक भाई, है या जो दंगा प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर उनकी सुरक्षा की कौन सा है जाएगी, तो दंगा इसमें प्रभावित इसमें क्षेत्र? आपत्ति कहां कौन है? सा दंगा प्रभावित, आप बताइए। हाँ, कौन सा दंगा प्रभावित क्षेत्र है? मैं तो पूरे हिंदुस्तान में से कोई सी भी जगह को दंगा प्रभावित क्षेत्र नहीं मानता। और अगर आप मानना चाहते हैं तो फिर मणिपुर को आप दंगा प्रभावित क्षेत्र घोषित करिए, चलिए वहां पे ये एक्ट लगाइए। अगर जरूरत है तो पूरे देश में बनाइए, संसद में लेकर के आइए कानून। हम्म, क्यों नहीं लेके, अगर अगर जगह जरूरत है तो। मणिपुर में पिछले 2-3 साल से लगातार दंगे हो रहे नहीं हो रहे? तो क्या वहां पे ये एक्ट बन गया? क्या वहां पे ये एक्ट लिया है? वहां के लिए तो बोलने को तैयार नहीं है बीजेपी के नेता। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये सिर्फ क्या है, 2 साल में इनके पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है हम्म। काम। इसीलिए सिर्फ अटकाना भटकाना और सुमन जी, लटकाना चल जरा रहा इस है, पर और काउंटर कुछ रिएक्शन जी नहीं। उसके मुझे उसके अब उसके बाद मैं हाँ थोड़ा सा आगे प्रतीक जी, बढ़ूंगा। अब मैं बोलूं, आपका हाँ, टर्म पूरा हो गया, मैं हाँ, बोल रही हूँ। इन्होंने कहा कि सरकार कौन होती है ये तय करने वाली, कि कौन सी जगह अशांत है या कौन सी जगह शांत है। तो किसका राइट है ये? सरकार का लॉ एंड ऑर्डर उस एरिया को देखता है, वही तो डिसाइड करेगा। आप और हम थोड़ी डिसाइड करेंगे कि भाई आज ये एरिया डिस्टर्ब हो गया, हमको ये जाना है। ये सरकार के डे टू डे का वर्क है, जिसके होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वो इन्हीं नहीं, चीजों और को तो इसमें सरकार देखती भी है। तय नहीं करेगी ना, इसलिए इसमें कलेक्टर सरकार का तय करेंगे। का सरकार का पार्ट है ना, हम्म, सरकार का पार्ट है, कलर हम्म। सरकारी व्यवस्था है, मणिपुर वो है तय कि नहीं है? करेगी। पर मणिपुर है डिस्टर्ब मणिपुर, एरिया कि नहीं आप है? एक मिनट, आप यहाँ से मणिपुर ले गए बात को, अगर ये राजस्थान में लागू हो रहा है, इसी तरह पूरे देश में भी लागू हो जाएगा। तो इस शुरुआत पे आप लोग इतने विकराल क्यों हो रहे हैं? एक अच्छी शुरुआत हो रही है, चाहे वो राज्य के किसी भी, देश के किसी भी राज्य में हो रही है, वो आगे बढ़ेगा। अगर ये लगेगा इससे फायदा है, गुजरात में हुआ, अब राजस्थान में हुआ, लेकिन तो हमें ये आपको सीखना लगता होगा है कि सुमन इतनी जी, हमें ये खलबली? जानना होगा कि गुजरात में जिस मॉडल को इंप्लीमेंट किया, क्या वो वहां पर सक्सेसफुल रहा है, बिल्कुल और अगर वो सक्सेसफुल रहा, राजस्थान में लेकर के बिल्कुल आएंगे तो उसके क्या सक्सेसफुल रहा। प्रभाव होंगे? मैं इस पर आता हूं, मैं इसमें आशुतोष जी शुभेंदु, को भी इसमें जरा हाँ, जोड़ रहा ओके हूं। मैं आता ओके हूं ओके प्रतीक भाई, ओके। आता हूं आपके पास भी, आशुतोष जी को जरा जोड़ रहा हूं। आशुतोष जी, इसमें सरकार का जो मकसद है वो ये कि दंगा प्रभावित क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा उनकी सुनिश्चित की जाए। इससे इतर भी कुछ देखा जा रहा है जिसमें विपक्ष राजनीति इसमें देख रहा है? देखिए शुभेंदु, पहली चीज तो हमको यह समझनी होगी कि राजनीतिक दल जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो निश्चित तौर पर उनका जो अपना वोट बैंक होता है, जो उनका अपना कोर वोटर होता है, वो उसको प्रभावित करे, उसके समर्थकों के बीच में एक अच्छी माहौल जाए। सरकारों का, पार्टियों का पहला जो किसी भी निर्णय को लेने के पीछे कारण होता है वो ये होता है। लेकिन एक चीज मैं यहां शुरू कर मैं कहना चाहूंगा कि जिस कानून को कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस किया गुजरात में,
पहले जब एक ऑर्डिनेंस लाए वो भी कांग्रेस की सरकार थी गुजरात में, और जब 1991 में इंप्लीमेंट हुआ तब भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री गुजरात के अंदर थे। तो क्या 1986 और 1991 में राजनीतिक परिस्थितियां या देश की सामाजिक परिस्थितियां इस तरीके की थी कि देश में इस तरह का कानून बने, और कांग्रेस की सरकार उस समय अधिकांश जगह थी, इसलिए उन्होंने वो कानून लागू कर लिया। और लेकिन पिछले 20 साल में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के एक बड़ी चर्चा होती है, कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, उसकी रिपोर्ट को हम ऑथेंटिक इसलिए नहीं मान पाते हैं क्योंकि 2011 के बाद में सेंसेक्स नहीं हुआ। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की डिबेट समाज के अंदर करते हैं कि एक डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। तो अगर इन रिपोर्ट्स पर विश्वास करें और एक ऐसा प्रयास जो कांग्रेस सरकार ने जिसकी शुरुआत की उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ाना चाहती है, तो क्या कांग्रेस 1986 और 1991 में जो उन्होंने गुजरात में जो कानून लागू किया उसको अपने गलत निर्णय के तौर पर देखेगी? हालांकि मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले से कहा कि राजनीतिक दल अपने कोर वोटर का ध्यान रखते हैं। उस समय कांग्रेस के पास कोर वोटर कौन था गुजरात के अंदर? लेकिन आशुतोष जी अपने कोर वोटर का अगर ध्यान दे रहे हैं तो इससे इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर के क्या ये उल्टा तो नहीं पड़ेगा दाव कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस हमने पिछले अगर हम पिछले 20 सालों की राजनीति कांग्रेस के अंदर देखें, या पिछले 20 नहीं 30 साल की, 90 के बाद में एक कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया, और कम से कम अल्पसंख्यकों के हितों की ज्यादा बात करने के वाले दल के तौर पर मैं कांग्रेस को देखता हूं। ऐसे में शायद एक बार फिर से वो माइनॉरिटी के बीच में इस जो कानून लाने की बात, जो एक्ट लाने की बात सरकार कर रही है, उस बीच में अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहती है कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कानून धर्म के आधार पर नहीं होता। इस कानून में भी सरकार अगर धर्म शब्द का प्रयोग करती तो शायद इसको गलत कहा जा सकता था। अगर यह सांप्रदायिक की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों के लिए सरकार लाने की कोशिश कर रही है, तो अल्पसंख्यक किसी भी समाज में किसी भी धर्म का किसी भी उसका हो सकता है। बड़ा साफ सा है, बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। और प्रतीक भाई, इसीलिए सवाल यही कि भैया इसमें धर्म का तो कहीं मतलब ही नहीं है, न किसी समुदाय का इसमें नाम है, तो फिर इस पर आपत्ति? भाई जो अल्पसंख्यक है, सीधी सी बात है कि अभी वो तो खैर बिल का प्रारूप आएगा तो तब पता चलेगा पूरी तरीके से, लेकिन जो गुजरात मॉडल के तर्ज पर बात की जा रही है तो भाई उसके हिसाब से तो यही नजर आता है कि इसमें समुदाय विशेष का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। शुभेंदु भाई, आप मुझे एक बात बता दीजिए कि कोई प्रॉपर्टी खरीदे या नहीं खरीदे, उस पर रोक लगने से कैसे सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी? बता दीजिए आप मुझे। कोई बता सकता है मुझे कि कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी, कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा, उससे कैसे सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी? दंगा अगर वहां पर हो चुका है और वहां पर कोई शख्स अगर अल्पसंख्यक है, वहां से अगर पलायन कर रहा है तो उस पर निगरानी होगी। अरे आप ये जो परकोटे की बात कर रहे हैं, आप जयपुर में आइएगा, जयपुर में जाइएगा, परकोटे के अंदर, पुरानी बस्ती के अंदर आज भी जो हिंदू समाज है वो बहुसंख्यक है, और उसकी हालत देखिए। वहां पे छोटी छोटी गलियां हैं, वहां ट्रैफिक जाम की स्थिति देखिए। इनके बीजेपी के प्रवक्ता जो डिबेट में आते हैं वो स्कूटर लेके आते हैं वहां से, वो कार लेके नहीं आ सकते क्योंकि समय पे नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसी हालत वहां की है, इसलिए मजबूरन, कोई हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे बहुत सारे जो संपन्न, चाहे किसी भी समुदाय का व्यक्ति जो संपन्न हो गया, वो वहां से निकल करके दूर दराज के इलाकों के अंदर, जयपुर के अंदर बस रहा है। ये सही बात है। आप वहां के परकोटे की स्थिति देखिए। अगर कोई वीआईपी मूवमेंट हो गया तो 2-2, 3-3 घंटे तक व्यक्ति वहां से आम समय में प्रतीक जी कोई मना नहीं कर रहा है। ये परिस्थितियां तब की है जब दंगा हो जाए। अरे दंगा, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ भाई, प्रॉपर्टी खरीदने या नहीं खरीदने से कैसे दंगा रुक जाएगा? दंगा रुकेगा पुलिस की मुस्तैदी से, दंगा रुकेगा सरकार की मुस्तैदी से, दंगा रुकेगा आपके लॉ एंड ऑर्डर से, दंगा रुकेगा पुलिस के अंदर भर्ती करने से, दंगा रुकेगा कांस्टेबल की भर्ती करने से। आप पुलिस के अंदर तो कमी चल रही है, थाने में थाना अधिकारी नहीं है, वहां पे एएसआई को थाना अधिकारी बनाना पड़ रहा है। तो दंगा कोई प्रॉपर्टी को रोकने से थोड़ी रुक जाएगा, दंगा रुकेगा पुलिस की मुस्तैदी से, प्रशासन की मुस्तैदी से। उसके अलावा दंगा नहीं रुक सकता है। लेकिन अपनी कमी को आप बताइए, दंगा रोकना है, आप 2 साल के लिए कर्फ्यू लगा दीजिए, कोई दंगा नहीं होगा, ना कोई क्राइम होगा, ना मर्डर होगा, ना चोरी होगी। आपने देखा था ना कोविड के अंदर 1 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ था क्योंकि कर्फ्यू लग गया था। तो सरकार ने सीधे सीधे समझ लिया है कि कानून व्यवस्था अगर लागू करनी है, अगर हमारे फेस सेविंग करनी है, तो कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर दो, इसीलिए तो कानून व्यवस्था बनी रहेगी। तो लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। सुमन जी, कानून व्यवस्था को
कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को लाने की तैयारी, और इससे क्या दंगे रुक जाएंगे? शुभेंदु जी, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि प्रतीक बहुत समझदार प्रवक्ता हैं कांग्रेस को, मैं इनको सुनती रहती हूँ, परंतु इस सेंसिटिव मुद्दे को उन्होंने जिस प्रकार से ट्विस्ट किया है ये उचित नहीं है। प्रतीक, आप भी जयपुर के हो, मैं भी जयपुर की हूँ, मुझे नहीं पता कि आप प्रॉपर जयपुर के हो, लेकिन इतना अगर आपने पुरानी बस्ती का जिक्र किया तो पुरानी बस्ती में सच्चे मन से 38 साल से जयपुर में ही हूँ। सच्चे मन से बताइएगा पुरानी बस्ती वॉल सिटी की हालत क्या है, अभी वहां के डेमोग्राफी या वहां के आबादी में क्या परिवर्तन हुआ ये आपको मालूम नहीं है। मैं भी रामगंज से ही आई हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से वहां दंगा हुआ था, और उस दंगे में मैं वहां थी, और वहां के क्या एक समुदाय की क्या हालत हुई थी, और रातों रात अपने औने पौने कौड़ियों के भाव जमीन बेच के अपनी जान पलायन तो रुकेगा ना सर, ये पलायन के लिए, दंगा रोकने के लिए तो दूसरी कानून व्यवस्था है। पलायन और दंगा को कन्वर्ट मत कीजिए, पलायन भाई सुमन जी फिर अपनी प्रॉपर्टी बेच के क्यों आ गई? ये बोल रही है मैं रामगंज से आई हूँ, ये अपनी प्रॉपर्टी को बेच के, इनको अधिकार है क्या प्रॉपर्टी करेगा बेचने आदमी? का, डरता और क्या आम न आदमी को करता, अधिकार नहीं है। डरता क्या न करता, कैसी बात है? तो डरता क्या न करता पलायन को रोकने के लिए। आप इसको गंभीरता से अब ये समझने की देखिए आप बोल कोशिश रहे करो, पलायन आप ये खुद केवल करके आ गए तो हिंदू सही है, हिंदू और लेकिन मुसलमान दूसरा का विषय व्यक्ति नहीं है। अगर वहां पे अपनी कई प्रॉपर्टी जगह बेच से रहा है तो वो मुसलमान गलत भी है। कैसी पलायन बात है हुए, ये? कई जगह से मुसलमान भी पलायन हुए हैं, और कई जगह से हिंदू भी पलायन हुए। पलायन रोकना सरकार की प्रथम दायित्व है प्रतीक जी। दंगा तो बाद की चीज है, दंगा तो उसके बाद जो सिचुएशन बनता है उसके बाद दंगा होता है, तो पलायन को आप दंगे से मत जोड़िए। और सरकार ने ये कदम उठाया है, और गुजरात में तो आपकी सरकार थी, क्यों वहां कांग्रेस ने ये लॉ को लागू किया? तब आपको अच्छा लग रहा था, पर राजस्थान में लागू हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम है, इसका भी तो जवाब दोगे। कांग्रेस में कांग्रेस की सरकार थी ना, जैसा बता रहे थे रावत साहब, उस समय तो वहां तो ठीक हुआ, पर राजस्थान में नहीं होने देंगे साहब। इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनके नीयत में डाउट है साहब। ये अपनी सरकार की फेलियर छुपाने के लिए कह रहे हैं, इसमें सरकार की फेलियर क्या है ये जरा बताइए मुझे। प्रतीक भाई पलायन होता रहे और राज्य की पूरी कैबिनेट और राज्य की जन। अब हो गया अगर बात तो मैं बोलूं? हाँ बताइए बताइए। जी बोलिए बोलिए। भाई या तो सुमन जी ये मान ले कि कांग्रेस की ही स्कीमें अच्छी थी, उन्हीं की स्कीमों पे बीजेपी की सरकारें चल रही हैं। चाहे आप दोहरी बातें मत किया कीजिए। बीजेपी हमेशा कहती है कि जो अच्छी चीज है उसको हम लागू करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। ये खराब चीज कौन कह रहा है? यदि कोई आप एक मिनट और बोल लीजिए। ठीक है प्रतीक भाई बताइए, बताइए ना। कांग्रेस बीजेपी से मत कहिए, आप इसको सुमन भाई, मैंने तो सीधा सवाल पूछा था भाई, सुमन जी को तो अधिकार था कि वो रामगंज से अपनी प्रॉपर्टी बेच करके और दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, उनको तो अधिकार था। अब आम आदमी अगर और कोई वहां व्यक्ति अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो उसको ये अधिकार छीनना चाहते हैं, पहली आप जाके दूसरी बात मुझे ये नहीं बता रहे, पुराने लोग मुझे दुखी हैं, फिर ये देखो बीच में बोलने लगे। नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना उसको काटना जरूरी है, क्योंकि आप तो रो रहे हैं तो आप उनको फिर दूसरी जगह शिफ्ट करिए। अगर रो रहे हैं तो या आप उनको रोते हुए छोड़ना चाहते हैं वहां पे? उनको क्या आप रोते हुए छोड़ना चाहते हैं वहां पे? दायित्व नहीं है क्या भाई? मैं ये शुभेंदु भाई मैं पूछ रहा हूँ भाई, सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? का दायित्व नहीं है क्या? सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? सुरक्षा देना सरकार का दायित्व कैसे है कि नहीं? पहले ये कैसे होगी? तो इससे बताइए, आपको पता हो तो बता दीजिए, बताइए कैसे सुरक्षा सुनिश्चित होगी इससे? बताइए। आप इसको समझने की कोशिश नहीं करो तो इस टीवी डिबेट पे नहीं बताया जा सकता है। आप जाइए एक बार, आप समझ नहीं पा रहे हो। जाइए नहीं, आप बताइए, समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, मैं थोड़ा आप समझा ही नहीं पा रहे। मैं इसमें जरा आशुतोष जी को भी इसमें जोड़ रहा हूँ। समय थोड़ा सा शुभेंदु भाई मेरी बात पूरी नहीं हुई। ठीक है सुमन जी एक मिनट जरा सुन लेते हैं, प्रतीक जी कह के आ रहे हैं, एक बार सुन तो लेते हैं। प्रतीक जी बताइए। मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई आप प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से रोकने से सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, आप मुझे बताइए। ठीक है भाई, सुमन जी कह रहे हैं कि वहां से पलायन हो रहा है, तो वहां पे दोनों अलग अलग समुदाय की जो स्थिति है वो एकदम से आपस में उलझी हुई है, यही कहना चाह रहे हैं। तो उलझी हुई स्थिति के अंदर सुरक्षा कैसे जितना अभी जो गुजरात मॉडल का जो जिक्र कर रहा है, हालांकि बिल आएगा तो उसके बाद साफ होगा, लेकिन पहली बात तो यही साफ हो जाती है कि सर ये दंगा वाली परिस्थितियों में होगा। दूसरी चीज ये कि पलायन का मुद्दा जब उठेगा तो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है उनको, और ऐसा भी नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टी वो बेच नहीं सकते हैं, सिर्फ कलेक्टर के पास जाकर के उनको बताना पड़ेगा कि वो अपनी सहमति से वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। शुभेंदु भाई, हाँ शुभेंदु भाई, अभी कहां होती है रजिस्ट्री? अभी रजिस्ट्री कहां होती है? कलेक्टर ऑफिस में ही होती है। अभी भी कलेक्टर को बताना पड़ता है। इसमें अलग फिर आपत्ति क्या है? फिर क्यों विवाद हो रहा है? तो लाया क्यों जा रहा है फिर बताइए? मैं ये कह रहा हूं विवाद इसलिए हो रहा है कि आप सिर्फ पलायन रोकने के लिए कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं भाई अभी भी वही प्रक्रिया जो आप मान रहे हैं
तो फिर इसमें आपत्ति कहां है? ठीक है, मैं जरा आशुतोष जी को बोलने तो दीजिए, मैं जरा आशुतोष जी को जोड़ लेता हूं उसमें। आशुतोष जी, एक चीज ही, अगर गुजरात मॉडल का जिक्र हो रहा है तो हमने गुजरात मॉडल के अंदर एक बात जरूर देखी है कि वहां पर अब शहरी बस्तियां अलग अलग बट गई हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान का भाईचारा इसमें टूट जाएगा? यह बहुत गंभीर सवाल है। देखिए सुबेन जी, मुझे नहीं लगता कि जो उस कानून को लाने के पीछे जो मकसद सरकार का भी है, कई बार सरकार की सोच कुछ और होती है और अंततः परिणति कुछ योजनाओं की कुछ और होती है। तो सोच में मुझे खराबी नहीं लग रही है। सांप्रदायिक तनाव को अगर रोकना चाहते हैं, धार्मिक पलायन को अगर सरकार रोकना चाहती है, तो उसके लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस कर रही है। तो उसमें मुझे धर्म का कोई बहुत ज्यादा रोल नजर नहीं आता है। लेकिन हाँ, कांग्रेस प्रवक्ता की मैं एक बात से निश्चित तौर पर सहमत हूं कि क्या जिलाधिकारियों को, डीएम को, कलेक्टरों को असीमित सरकारें अगर ताकतें दे देंगी तो क्या ब्यूरोक्रेसी वाकई हावी नहीं हो जाएगी? क्या आम आदमी को जो कानूनन जो अधिकार मिला हुआ है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेचे, और चाहे जब बेचे, चाहे जिस रेट पर बेचे, क्या उसकी पालना के लिए इस बिल में किस तरह का एडजस्टमेंट होगा? किस हद तक कलेक्टर को पावर होगी किसी संपत्ति को बेचने के लिए, रजिस्ट्री करने को रोकने के लिए? मुझे लगता है कि शायद इस पर चेकलिस्ट की जरूरत है और उस पर सरकार को एक विशेष ध्यान जरूर देना चाहिए। ठीक है, सुमन जी, लास्ट कमेंट। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कलेक्टर को पावर जो इम्पोज किया जा रहा है या दिया जा रहा है, उसमें उसकी मनमानी नहीं चलेगी। जब कहीं खरीद फरोख्त जमीन की होती है तो डरा हुआ व्यक्ति अपने तरीके से जमीन बेचता है, मजबूरी में बेचता है या किसी परेशानी में बेचता है, तो कम से कम कलेक्टर के नोटिस में ये बात आएगी तो उसकी जानकारी होगी और उसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। फोर्सफुली जो जमीन बेची जाती थी, डर के जो बेची जाती थी, वो बंद होगी। ये मैं कहना चाहती हूँ। इसमें कलेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती। इस पर ठीक होनी चाहिए। सवाल हालांकि विपक्ष का उठाना लाजमी है और विपक्ष का काम भी यही होता है कि वो सवाल जरूर उठाए। खैर, बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन सरकार का जो कहना है कि हिंदू पलायन को रोकना है या किसी भी रूप में किसी भी धर्म के लोग का या किसी भी समुदाय के लोगों का पलायन ना हो, इसको रोकने के लिए एक बड़ी कोशिश है। लेकिन कोशिश कितनी कामयाब होती है और बिल में क्या स्वरूप उसका निकल करके सामने आता है, ये फिलहाल देखना है। रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।